हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली बातचीत से कुछ सीखने को मिलता है, आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है, तो कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो। और कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। कुछ दिनों पहले एक खबर से नज़र गुजरी कि इंडिया की जो नेट वो है फर्टिलिटी रेट है, वो स्टेबल हो रहा है। मतलब 2.1 या 2.2 के आसपास पर कपल चिल्ड्रन, अगर 2.1 2.2 होते हैं तो स्टेबल हो जाती है बर्थ रेट या बर्थ इंक्रीज रुक जाती है, ना कम होती है ना बढ़ती है, रुक जाती है। तो रिसेंटली पढ़ने में आया कि ऐसा हो रहा है या ऑलमोस्ट हो जाएगा इस 1 या 2 साल के अंदर अंदर। तो एक चीज़ की जिसे कहता है तसल्ली ये मिली कि इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ, एनवायरनमेंट और सोशल कोहेजन आज के टाइम पे में कमी आना, एनवायरनमेंट की क्वालिटी और सोशल कोहेजन में कमी आना, ये है। बट एक और दूसरी साइड पे जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। मैं ओशो को बहुत सुनता था आज से करीब 7-8 साल पहले के टाइम में, और उनके हिसाब से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि वो ये बात 1980s में कर रहे थे, जो कि बहुत फोरसाइटफुल चीज़ है कि इंडिया की आने वाले दिनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो जाएगी वो पॉपुलेशन है। बट उस वक्त मैं उनको सुनता था और उनकी काफ़ी सारी बातों से इनिशियली बहुत जल्दी अग्री हो गया, बट लेटर ऑन थोड़ा सा क्रिटिकल नज़रिए से देखने से, इसमें कोई शक नहीं है वो बहुत स्मार्ट इंसान थे, बहुत दूर की देख सकते थे, बहुत डीपली चीज़ों को एनालाइज कर सकते थे। बट स्टिल मैं कुछ चीज़ों से उनसे अब अग्री नहीं करता, और उनमें से एक है कि पॉपुलेशन अपने आप में एब्सोल्युटली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे मैं अग्री नहीं करता। अगर आपको पता है कि पॉपुलेशन को कैसे मैनेज करना है, कंट्री को कैसे चलाना है, तो ये एक्चुअली एक एसेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यूरोप में कंट्रीज़ हैं नेदरलैंड्स, बेल्जियम, दुनिया की सबसे एडवांस कंट्रीज़ में से एक है, जिनके पास रिसोर्सेज बिल्कुल ही कम है मुकाबले उनकी पॉपुलेशन के। रिसोर्स चाहे आप बात करो ज़मीन के मामले में, आपने सुना होगा अक्सर कि नेदरलैंड कैसे क्लेम करता है ज़मीन समुंदर से, भर भर के डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके समुंदर में से ज़मीन क्लेम करता रहता है अपनी, क्योंकि उनके पास ज़मीन की कमी है, उनके पास लोग ज़्यादा हैं। नेदरलैंड में जो कैपिटल है उसमें कहते हैं कि अगर आप जाओगे एम्स्टर्डम में, वहाँ पे लोकल लोगों के लिए भी घर अफोर्ड कर पाना मुश्किल बात है, जो कि दुनिया में शायद आज के टाइम पे ज़्यादातर सिटीज़ की प्रॉब्लम है। बट जब आप नेदरलैंड जैसी कंट्री की बात करते हो जो कि सुपर रिच है अपने आप में, गरीबी वगैरह का कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ पे भी अगर लोग सिटी में एक रूम का अपार्टमेंट नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो कोई सीरियस प्रॉब्लम है यानी कि वहाँ पे। हालांकि उसकी कुछ और वजहें भी हैं, कैपिटलिज्म से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें अपने आप में, अगर आप प्रॉपर्टी को एसेट बना देते हो तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर हम वापस आए अपने मुद्दे पे कि अगर आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा भी है और कंट्री के संसाधन उस हिसाब से ज़्यादा नहीं है, अगेन जापान एक दूसरा एग्जाम्पल उस चीज़ का, तो भी अगर आपकी मैनेजमेंट स्किल, आपकी एफिशिएंसी है आप में इनफ, तो आप उस ही पॉपुलेशन को एक रिसोर्स के रूप में यूज़ करके कंट्री की पॉपुलेशन के ग्रोथ के फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हो। तो अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है। बट इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में हम ऐसा कर नहीं पाए। अगर आप किसी भी चार्ट में इंडिया की रैंकिंग देखोगे कि प्रोडक्टिविटी हमारे वहाँ पे लोगों की क्या है, इंटेलिजेंस लोगों की क्या है, आईक्यू लोगों की क्या है, एजुकेशन लोगों की क्या है, तो आपको इंडिया बहुत HDI जिसे कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, नरिशमेंट के इंडेक्स में अगर आप इंडिया को देखोगे वो क्या है, ग्रोथ के इंडेक्स में, स्पोर्ट्स के इंडेक्स में, किसी भी माइंड से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड किसी भी लिस्ट में अगर आप देखोगे तो इंडिया को बहुत नीचे मिलेगा, ओलंपिक की तरह, जैसे अगर आप ओलंपिक में से पता कर सकते हो। और मैं को ये बेइज्जती के लिए नहीं बोल रहा, और इस बात से भी ये नहीं कि अगर आप कह सकते हो कि आप ये पूछो कि इंडिया की IQ पॉइंट्स कैसे कह सकते हो कि इंडियंस का IQ बहुत कम है, क्योंकि हर बड़े मेजर, रिसेंटली ट्विटर के CEO भी एक इंडियन बन गए, इंडियन ओरिजिन के वो बन गए हैं। ज़्यादातर मेजर कंपनीज़ के CEO बनते हैं, ये लोग बहुत सफल हैं विदेशों में, अमेरिका में, UK में। तो आप कैसे कह सकते हो? देखो, वो लोग होते ही क्रीम ऑफ द क्रॉप है जो वहाँ जाते हैं उनकी ऑलरेडी कैपेबिलिटी ये होती है कि वो एस्केप करके वहाँ जा पा रहे हैं। एस्केप से मेरा मतलब ये है कि इंडिया की जो सिचुएशन है वहाँ पे लोगों के लिए किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्री में जाना ही अपने आप में एक प्रिविलेज उस बंदे का शो करता है कि वो, उसके पास ये प्रिविलेज था, इधर वो पैसे से अमीर था या उसकी एजुकेशन या पोजीशन उसने कैसी अचीव कर ली थी जहाँ वो इस चीज़ में केपेबल हो पाया।
क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को वीज़ा मिलना ही बहुत मुश्किल होता है उन कंट्रीज़ में जाने के लिए। तो एनीवे वो एक डिफरेंट इशू है, वो लोग क्रीम ऑफ द क्रॉप है, वो किसी भी कंट्री में आपको हाई IQ ही मिलेंगे, हाई अचीविंग ही मिलेंगे, ठीक है। पर क्योंकि क्योंकि हमारी कंट्री में संसाधन पूरी तरीके से ठीक से एक बटे नहीं है लोगों में, गरीबी है, उसकी वजह से मैल नरिशमेंट है, उसकी वजह से एजुकेशन की प्रॉपर आपूर्ति नहीं हो पाती, हेल्थ की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाती। कोई नई बात नहीं है, सबको पता है क्या सिचुएशन है। एनवायरनमेंट अब ऐसी की तैसी होती जा रही है, मिलावटी चीज़ें, खाना पीना, रोड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, धूल खाते हुए लोग इधर से उधर जाते हैं एक जगह से, बिल्कुल ही जानवर और कैटल वाली हालत में। तो उनका कभी ग्रो हो ही नहीं पाता माइंड एक लेवल से आगे। अगर एक आम इंसान है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला बंदा नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड ड्रिवन बंदा नहीं है, तो हो नहीं पाता। तो ऐसी हालत में जो एक एसेट बन सकता था एजुकेशन, वो बन गया अपने आप में एक लोड, ठीक है। तो इसलिए जो कि मेरा बेसिक आइडिया ये है कि एजुकेशन लोड नहीं होता, पॉपुलेशन लोड नहीं होता, वो लोड है हमारे केस में। जनरली नहीं होता, हमारे केस में है, या फिर जनरली नहीं कहना चाहिए, एफिशिएंट कंट्रीज़ में नहीं होता, हमारे केस में है। तो इसलिए वो भी एक प्रॉब्लम है। और जब ये न्यूज़ मैंने सुनी कि स्टेबल हो रही है पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये मुझे इसलिए ये चीज़ मुझे कंफर्टिंग लगी, सुनने में अच्छा लगा, इस तसल्ली हुई इस जो मैं पहले वर्ड यूज़ कर रहा था इस न्यूज़ को सुन के। क्योंकि अभी हम उस लेवल पे, हमारी कॉम्पिटेंस नहीं पहुंच पाई है, हमारी गवर्नमेंट की एफिशिएंसी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई है, लोगों की एफिशिएंसी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई है कि चाहे हम एक्स्ट्रा पॉपुलेशन हो उसको हम एंगेज कर लेंगे और एज एन एसेट यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में एक रिसोर्स है अगर देखा जाए, बट हम उस स्टैंड पे नहीं है जहाँ हम उस जगह पे हम अभी पहुँचे नहीं है जहाँ हम उन कैपेबिलिटीज़ को टैप कर पाएँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक अच्छी न्यूज़ है। मैं जब छोटा था, और क्योंकि मैंने बताया मैं काफ़ी अर्ली टाइम से ओशो को सुनता आ रहा था, तो मैं सोचता था कि यार ये प्रॉब्लम तो है इंडिया की, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। और ये आप जस्ट ओशो नहीं है, आप हर जगह से सुनते आए हो जब से आप छोटे हो गए। अगर आप मैं 89 बॉर्न हूँ, तो मेरी एज का जो भी इंसान होगा वो ये शायद बचपन से ही सुनता आया होगा कि इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम पॉपुलेशन है। और स्कूल में हम पोस्टर्स लगे हुए देखते थे, या स्कूल में क्या, लोगों के बाहर भी पब्लिक सर्विस के जो एड्स आते हैं उसमें लिखा होता था हम दो हमारे दो, उसके बाद शायद वो एक हो गया। तो ये कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिस टाइम पे मैं पैदा हुआ था और जिस टाइम पे मैं बड़ा हो रहा था, ये चीज़ हर जगह बहुत ही लाउड स्पीकर पे बोली जा रही थी। तो इसके बारे में अवेयर होना, कोई ओशो को सुनना ज़रूरी नहीं था इस चीज़ के बारे में अवेयर होने के लिए। बट ओशो क्योंकि जिस तरीके से एक्सप्लेन करके चीज़ों को बताते थे, तो उस चीज़ ने एक एनलार्ज कर दिया कि यार ये सीरियसली इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि शायद एज ए किड मैंने उन पब्लिक सर्विस एड्स पर ध्यान ना दिया होता, बट उन्होंने जिस तरह से बताया तो लगा कि यार ये तो एक बॉम्ब है जो फटता ही चला जा रहा है और कभी भी फट जाएगा। और फिर आप जब सिटी में ट्रैफिक वगैरह चीज़ें देखते हो, तो शायद वो चीज़ अपने आप में आपको और ज़्यादा इम्पैक्ट करती है प्रैक्टिकल लेवल पे। तो एनीवे, मैं उस वक्त में सोचा था कि इसका क्या सोल्यूशन होना है। आई थिंक मैं 10th क्लास में था, शायद 15-16 साल का। तो मैंने एक सोल्यूशन सोचा था। मुझे बचपन से ही ज्योग्राफी और मैप्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं मैप्स देखता था और मैं सोचता था कि पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, कि मुझे लगता है अच्छा इंडिया में, पाकिस्तान में, साउथ एशिया में डेंसिटी बहुत ज़्यादा दिखती है आपको, जापान में बहुत ज़्यादा डेंसिटी दिखेगी, साउथ ईस्ट एशिया में आपको डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा दिखेगी, USA में आपको थोड़ी सी डेंसिटी, सेंट्रल एशिया कह रहा हूँ, सेंट्रल एशिया में तो बहुत कम है डेंसिटी बाय द वे, यूरोप में आपको डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा दिखेगी, मिडल ईस्ट में ज़्यादा दिखेगी। बट आपको बहुत बड़ा चंक दुनिया में लैंड का दिखेगा जो हल्का लाइट, जब भी इस तरह के मैप होते हैं वो कलर कोडेड होते हैं, और जनरली जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है वहाँ शेड लाइट होता चला जाता है उस कलर का। मान लो वो कलर रेड है तो पिंक होता चला जाएगा, या लाइट पिंक होता चला जाएगा जहाँ पॉपुलेशन कम होगी। कलर कोडेड जैसे चीज़ें होती हैं। तो जो ही मैं देखता था रशिया तो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, स्कूल के दिनों में स्टोरीज़ में पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रोपेगेंडा वगैरह जो भी है। और स्पेशली ये अभी इसलिए कॉमिक है थोड़ा सा कहना इसकी टाइमिंग, क्योंकि पुतिन अभी इंडिया आए हुए हैं। तो मैं देखता था कि रशिया का जो फार ईस्ट है वो ऑलमोस्ट, फार ईस्ट क्या है, रशिया पूरा ही खाली पड़ा है। इवन यूरोपियन वेस्टर्न रशिया जो है वो भी खाली है ऑलमोस्ट। मॉस्को, यकेतेरिनबर्ग, स्टालिनग्राड, इन सब जगहों को अगर आप, सेंट पीटर्सबर्ग, इन ये 4 पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, इनको अगर आप हटा दो तो ऑलमोस्ट वो भी खाली ही है। और मैं देखता था कि यार हमारा वो इतना अच्छा फ्रेंड है और वहाँ पे स्नो पड़ती है, जो कि एक बच्चे के रूप में मेरे लिए बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ थी। तो मैं सोचता था कि यार हमारे पास इतने लोग हैं, क्यों ना हम इन्हें
एक बहुत बड़े लेवल पे एक पॉपुलेशन एक्सचेंज किया जाए, या फिर एक्सचेंज नहीं, पॉपुलेशन मूव की जाए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन तो हम लेके क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी ज़्यादा है। पॉपुलेशन मूव कर दी जाए यहाँ से वहाँ, ज़मीन का एक बेड, उनके पास खाली ज़मीन पड़ी है, हमारे लोग उसे डेवलप कर देंगे, और और हमारे लोगों को रहने के लिए खुला एरिया मिल जाएगा, जो कि अगेन आप कह सकते हो एक बचकानी सोच है, क्योंकि मैं था भी एक बच्चा ही। लेकिन उस वक्त में मुझे वो अपनी खुद की सोच बड़ी रिवॉल्यूशनरी लगती थी, और मैं हैरान होता था कि यार किसी और ने इस पर कभी ध्यान क्यों नहीं दिया। तो एक्चुअली मैंने ढूंढना शुरू किया, और मैंने एक रिसर्च पेपर ढूंढ भी लिया था इस चीज़ के ऊपर कि किसी बंदे ने इस चीज़ को प्रमोट किया था, और एक्चुअली वो बंदा इंडियन नहीं था, मोस्ट लाइकली रशियन या ईस्टर्न यूरोप से कहीं का था। उसने कॉलेज के असाइनमेंट के लिए एक पेपर लिखा था जिसमें उसने इस चीज़ को प्रपोज़ किया था। उसने बताया था कि इंडिया के लोगों का नेचर कैसा होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो गर्म कंट्री में रहते हैं तो वो ठंड नहीं झेल पाएंगे, तो ये इस तरीके से किया जा सकता है इस चीज़ को, क्या इसके पॉजिटिव्स होंगे, नेगेटिव्स होंगे, ये सारी चीज़ उसने एनालाइज़ की थी। तो मुझे फिर उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि यार ये मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो यानी कि मैं पागल नहीं हूँ। तो एनीवे मैंने सोचा कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको शेयर करा जा सकता है। बचकानी चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग होगी उसको पता होगा कि इस तरह से नहीं होता। लोग ऑन मास एक ही बार में अगर कोई धक्का ना दे के ना निकाले, तो चाहे कितनी भी बुरी जगह में, कितनी बुरी हालत में रह रहे हो, नहीं छोड़ के जाते, अनलेस अनटिल कि 1947 वाले हालात हो जाए जिसमें कि जान पे आ जाए, तो भागना पड़ जाए। तो एक तरीके से भाग के इधर से लोग उधर गए थे और उधर से इधर आए थे। तो वो जैसे कहते हैं ना, पिछवाड़े में धक्का मारना, वो पिछवाड़े में धक्का ही था बेसिकली दोनों तरफ से। अगर जब तक वैसा कुछ ना हो जाए तो लोग अपने एंड से ये सोच कर कि वहाँ चले जाएंगे तो बेहतर सिचुएशन होगी, इस तरह से एक बल्क में नहीं जाते। कोई कुछ चले जाएंगे, कुछ लोग उस अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, सोचेंगे हाँ फ्यूचर है। ज़्यादातर लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग एक बुरी हालत में भी एक कंफर्ट जोन में होते हैं। जितना भी ये ट्विस्टेड साउंड कर रहा हो, लेकिन एक बुरी से बुरी हालत भी ना उनका एक कंफर्टेबल नोन वे ऑफ लिविंग होता है, और उससे निकल के पता नहीं क्या क्योस होगा उसके, वो क्योस उनके लिए फेमिलियर है। बट उसके बाहर का क्योस, चाहे वो क्योस ना हो या इनिशियल क्योस हो और उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन क्योंकि वो अननोन है, तो अननोन के डर से लोग ऐसी चीज़ें नहीं करते। और उस वक्त एक बच्चे के रूप में मैं इन सारी चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था। मैं अपनी तरफ से सोच रहा था कि मैं तो भाग के चला जाऊँगा, इतनी भीड़ में कौन रहेगा। पर ये नहीं सोचा कि भाई वहाँ पे सर्दियों में क्या हालात होंगे, पानी जमा हुआ होगा, या कितनी दूर हॉस्पिटल होगा, रोड अगर यहाँ एटलीस्ट टूटी हुई है तो वहाँ शायद होगी भी कि नहीं होगी। इन सारी चीज़ों पे मैंने एज ए किड नहीं सोचा। बट एनीवे आइडिया इंटरेस्टिंग था। इवन मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि एक इंटरेस्टिंग आइडिया है अगर इस पर सोचा जाए तो मैंने सोचा शेयर करता हूँ कि मैं किस शेनानिगन्स में उलझा हुआ था एज ए किड। होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।